नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जी के संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और व्याख्या सहित यानी विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं जब व्याख्या की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल है। और इस ग्रंथ में नेताजी ने इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे खुदीराम बोस अपने बलिदान के बाद बंगाल के घरों में पूजनीय हो गए थे। यानी खुदीराम बोस को जिस समय फांसी दी गई थी, बलिदान दिया था उन्होंने, तो उसके बाद बंगाल के घरों में वो पूजनीय हो गए थे, ये इसमें बताया गया है। महिलाएं अपने साड़ी के किनारों पर खुदीराम बोस लिखी साड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। यानी महिला जो साड़ियाँ पहनती थी उस पर खुदीराम बोस लिखा हुआ होता था, इतने फेमस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यह कहकर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बांधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। ये बात कही थी अम्बेडकर जी के बारे में। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी सी डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने, ऑप्शन डी सर मिर्जा इस्माइल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने। डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कही थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डॉक्टर बी.एस. मुंजे एक राष्ट्रवादी हिंदू थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा पृथक हरिजन निर्वाचन क्षेत्र एवं हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का नेतृत्व करने के कारण 1992 में डॉक्टर मुंजे ने यह वक्तव्य जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? ऑप्शन ए अधिनियम 1909, ऑप्शन बी अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अधिनियम 1935, ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अधिनियम 1935। सी पार्ट करेक्ट आंसर है अधिनियम 1935। तो पहली बार संघीय संरचना जो भारत को दी गई थी वो अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम आया था 1935। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, शक्तियों का विभाजन किया गया था, 3 सूचियों में किया गया था, एक पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम से 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जो संविधान हमारा लिया गया है उसमें 1935 के अधिनियम से 200 से भी अधिक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है?
ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है, संघीय। अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। बाकी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है और संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। ए पार्ट करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सशरीर प्रस्तुत किया जाए अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा हिरासत में रखा गया हो। यानी जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया हो या किसी संस्था द्वारा हिरासत में रखा गया हो तो इसे सरकारी या निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी कर सकते हैं, जिसमें हिरासत वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा न्यायालय गिरफ्तारी के कारण की जांच करती है। यदि न्यायालय गिरफ्तारी को अवैध मानता है तो उस व्यक्ति को हिरासत से स्वतंत्र किया जाता है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब वो देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये पांचों प्रकार की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सरकार या भारत सरकार का मुख्य सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, जो भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होता है। यह केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ। ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में पुरी की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। रथ यात्रा जो कि रथ का त्यौहार है, हर वर्ष ओडिशा के मंदिर शहर पुरी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है रथ यात्रा का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए यहूदी धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी कन्फ्यूजन धर्म, ऑप्शन डी ताओ धर्म।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तनाख। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है और इसका पवित्र ग्रंथ तनाख बाइबिल का प्राचीन भाग माना जाता है। इस धर्म में एकेश्वरवाद और ईश्वर के दूत यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिकिर जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए जाना जाता है? भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, ऑप्शन सी एकाश्मक मंदिर, ऑप्शन डी बौद्ध स्तूप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल जाना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाण काल का प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। यह आवासीय पुरास्थल है ये, और यह प्राचीन शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल तक का माना जाता है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, साइमन कमीशन। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। यानी इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था जिसका भारतीयों ने विरोध किया था और इसे श्वेत कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डायर, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश जनरल डायर जिम्मेदार था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के लिए ब्रिटिश जनरल डायर जिम्मेदार था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके लिए ब्रिटिश जनरल डायर जिम्मेदार था। इस हत्याकांड की जांच हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी और इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मालवीय समिति का गठन किया था। कांग्रेस ने कौन सी मालवीय समिति का गठन किया था इस हत्याकांड की जांच के लिए? और ब्रिटिश शासन ने हंटर कमीशन नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अजंता गुफाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से अजंता गुफाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन बी वे बौद्ध कला में से सज्जित थे, वे ऑप्शन सी वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ऑप्शन डी उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। अजंता गुफाओं के संबंध में ये सही नहीं है। और वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, ये सही है।
ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये भी सही है। यानी ये तीनों पार्ट सही हैं और ये सही नहीं है, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो यही करेक्ट हमें बताना है जो सही नहीं है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अजंता चित्रकला का वास्तविक प्रतिनिधित्व अजंता गुफाओं में बने चित्र करते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इस शैली का विकास शुंग, वाहन, कुषाण, गुप्त, वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के काल में हुआ था और इसकी चित्रकारी बौद्ध कला से सज्जित है। वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त हरियाली, फूल पत्ती का उत्तम चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी नालंदा में, ऑप्शन डी असम में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट असम में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम से 8 किलोमीटर दूरी पर है और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रघुनाथ श्रोणमणि, ऑप्शन बी गंगेश, ऑप्शन सी श्रीधर, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंगेश। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गंगेश नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा नव्य न्याय का परिवर्तन 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय ने किया था और इनकी पुस्तक तत्व चिंतामणि इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है और बिहार में, मिथिला और बंगाल में नवद्वीप इसके पठन पाठन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग। एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था तथा 1848 और 49 ईस्वी में भी हुआ था और ये पंजाब के सिखों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अपने आधिपत्य की स्थापना हेतु लड़ा गया था, जिसमें अंततः दिलीप सिंह को अपना राज्य खोना पड़ा था तथा अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, ऑप्शन बी 1919 से 1922 का पहला असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट का विरोध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल प्रांत को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर एक मुस्लिम बहुल प्रांत सृजन करने व अपने बांटो और राज करो की अवधारणा को फलीभूत करने के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की 16 अक्टूबर 1905 की घोषणा का भारतीय प्रति उत्तर था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार प्रसिद्ध भारतीय समाज सेवी, विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले थे। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं श्वेत कान्याचा अशुढ़, सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न आदि। इन्होंने महिला और दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया
तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने, ये एक प्रसिद्ध समाजसेवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1867 को, ऑप्शन सी 17 मार्च 1909 को, ऑप्शन डी 4 मई 1929 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस भाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा शांतिपूर्ण भीड़ पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायल ने गोली चलवा दी थी, जिससे हजारों लोग मारे गए व जख्मी हुए। इस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर तथा भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेसहर्स्ट के किसके द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेसहर्स्ट के किसके द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर हिंद पुरस्कार स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त केसर हिंद उपाधि महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के कौन होते हैं? ऑप्शन ए मुख्य खाता अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य कानून अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य ऑडिट अधिकारी, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुख्य कानून अधिकारी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मुख्य कानून अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के। और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, जिसे भारत सरकार से संबंधित मामलों के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इसे भारत सरकार का वकील भी कह सकते हैं, और ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी बिना मंत्रालय के मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं मंत्रिपरिषद में शामिल। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इन मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे या स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे, और उप मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट सचिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल किसने बनवाया? हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है, और इसे सन 1798 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था।
इसे लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था और हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहा जाता है और ये जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? हुमायूं का मकबरा जो बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम के द्वारा, ऑप्शन सी बाबर के द्वारा, ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि स्थल है। इसका निर्माण विधवा हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 ईस्वी में किया गया था और इस मकबरे का वास्तुकार मिकर मिर्जा ग्यास था और यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। सन 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बगीचा मकबरा भी है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये पहला बगीचा मकबरा भी है और इसे सन 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और इस मकबरे का जो वास्तुकार था मिकर मिर्जा ग्यास था। और आपको बता दें कि यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल स्थानांतरण मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। एकल स्थानांतरण मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ऑप्शन ए 2 विकल्प में, ऑप्शन बी केवल एक विकल्प द्वारा, ऑप्शन सी कुल सदस्य से एक कम, ऑप्शन डी सभी के लिए मतदान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी के लिए मतदान। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सभी के लिए मतदान बताता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। एकल स्थानांतरण मत प्रणाली प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम में मत देने होते हैं और भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 35 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा और ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को जब चाहे उनके पद से हटा सकता है। वह केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पद से हटा सकता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है, तभी हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी संसद का कोई भी सदस्य, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जनता के सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1954 में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1954 में जनता के सदन को लोकसभा का नाम दिया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और आपको बता दें कि उच्च सदन राज्यसभा होती है और निम्न सदन जो है लोकसभा होती है संसद की।
लोकसभा जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहते हैं। 14 मई 1954 के बाद से जनता का सदन को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 131। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है 131 सीटों के लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ध्यातव्य है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोकसभा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी विघटन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी, तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है लोकसभा की बैठक। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा की बैठक स्थगन, विघटन तथा सत्रावसान द्वारा समाप्त की जा सकती है और राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन कर सकता है। लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिस्तर, ऑप्शन बी मध्य ताप स्तर, ऑप्शन सी मध्य स्तर, ऑप्शन डी अधः स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। डी पार्ट करेक्ट आंसर है अधः स्तर कहते हैं। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को जो है अधः स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी रिहंद पर, ऑप्शन सी सतलज पर, ऑप्शन डी महानदी पर। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है महानदी पर हुआ है। सबसे चिनाई बांध का निर्माण जो हुआ है महानदी पर हुआ है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चिनाई बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। चिनाई गांव के पास स्थित होने के कारण इसका नाम चिनाई बांध रख दिया गया है और यह हीराकुंड बांध का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। डी पार्ट करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में शामिल नहीं है और कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली ये शामिल हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। इसके तहत देश के 4 महानगरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली व चेन्नई को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है और चंडीगढ़, हैदराबाद आदि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है किसका आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ग्रीन अकाउंटिंग का जो अर्थ है किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ऑप्शन ए देश के कुल वन क्षेत्र को, ऑप्शन बी देश के वन आच्छादन का विनाश, ऑप्शन सी प्रदूषण और पर्यावरण क्षति, ऑप्शन डी उद्धार की गई पड़ती भूमि के क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति। सी पार्ट करेक्ट आंसर है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अवक्षय जो होता है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्भेदन से, ऑप्शन बी विमानन ईंधन से, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी किरणें से, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में, प्रणोदक, एरोसोल अनुप्रयोगों में और विलायक के तौर पर व्यापक रूप से होता है। ओजोन क्षरण में इसका योगदान देखते हुए CSC जैसे यौगिकों का निर्माण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजातीय ग्रुप मंगोलियाड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिण मध्य क्षेत्र में, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व क्षेत्र में। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व क्षेत्र में सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में पाए जाते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मंगोलायड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में तथा गारो एवं खासी मेघालय में पाए जाते हैं। इनके त्वचा का रंग पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे तथा खड़े नाक, चपटी तथा आंखें धसी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? ऑप्शन ए बलिया की, ऑप्शन बी बहराइच की, ऑप्शन सी बस्ती की, ऑप्शन डी बाराबंकी की। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है बहराइच की। बहराइच जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बहराइच की सीमा नेपाल के साथ लगती है और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले की सीमा भी नेपाल से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? ऑप्शन ए गैम पैड, ऑप्शन बी बार कोड रीडर, ऑप्शन सी डिजिटाइजर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है डिजिटाइजर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है डिजिटाइजर एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डिजिटाइजर एक हार्डवेयर मशीन है और इधर उपकरण, इधर कार्य और प्रयोग दिए गए हैं। डिजिटाइजर जो है स्क्रीन के बीच फिट हार्डवेयर एनालॉग सूचना को डिजिटल करता है। और गेम पैड जो है वो जॉय स्टिक का प्रकार वीडियो गेम खेलने में किया जाता है गेम पैड का। और बार कोड रीडर का उपयोग ऑप्टिकल स्कैनर प्रिंटेड बार को रीडर कर रिकॉर्ड करने में किया जाता है। और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा फिट करने का तरीका किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटरिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है ENIAC का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम GUI क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम GUI क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिक यूजर इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी ग्रुप यूजर इंटरनेशन। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी पार्ट करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI का पूरा नाम।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता तथा दृश्य संवेदक टेक्स्ट आदि आइकन की मदद से संवाद करने और कार्य को संपादित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, ऑप्शन बी EDVAC, ऑप्शन सी EDSAC, ऑप्शन डी UNIVAC। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है NIAC। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला सामान्य उपयोगी डिजिटल कंप्यूटर है था। यह कंप्यूटिंग समस्या की एक पूरी रेंज को हल करने के लिए रीप्रोग्राम करने में सक्षम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। और सी पार्ट करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके ट्रांजिस्टर उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन का परिचयात्मक वेब पेज क्या कहलाता है। किसी संगठन का परिचयात्मक वेब पेज क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पोर्टल, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है होम पेज। बी पार्ट करेक्ट आंसर है होम पेज किसी संगठन का परिचयात्मक वेब पेज कहलाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। एक संगठन के परिचयात्मक वेब पेज को होम पेज कहा जाता है। पहला पेज जो एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम खोलने पर दिखाई देता है उसे स्टार्ट पेज, इंडेक्स पेज या मेन पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी स्कैनर का, ऑप्शन सी प्रिंटर का, ऑप्शन डी कीबोर्ड का। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है प्रिंटर का है। डॉट मैक्स प्रिंटर का उदाहरण है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। यह प्रत्येक पिन के रीबिन और कागज़ पर स्पर्श कर एक डॉट एक समय में छपता है। इसकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। इसके विपरीत डेजी व्हील धीमी गति का किंतु उच्च गुणवत्ता वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इन सब के विपरीत लाइन प्रिंटर एक एक कैरेक्टर के बजाय पूरी लाइन एक ही बार में छाप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू पोस्तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। आलू पोस्तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी हरियाणा का, ऑप्शन डी गुजरात का। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल का। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है जिसमें पारंपरिक मसाले नहीं डाले जाते हैं। यह आलू, हरी मिर्च, चीनी, घी, सरसों तेल, खसखस, कलौंजी व नमक से बनी काफ़ी सुंदर खाद्य रेसिपी है। यह खाने में काफ़ी स्वादपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी हरियाणा से, ऑप्शन सी सिक्किम से, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा का संबंध जो है, खेल नृत्य थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। थोड़ा एक युद्ध नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में राजपूतों द्वारा किया जाता है। यह चैत्र और बैसाख यानी अप्रैल मई के महीने में विषु मेले के दौरान किया जाता है। यह महाभारत से अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है और यह नृत्य, खेल और लोक रंगमंच के सूक्ष्म संगम को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? वर्ष 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए मैसूर पैलेस का, ऑप्शन बी लेह पैलेस का, ऑप्शन डी मत्तानचेरी पैलेस का, ऑप्शन डी हवा महल का। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है हवा महल का। डी पार्ट करेक्ट आंसर है हवा महल का। 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक राजसी महल है। इसे सन 1798 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसको किसी एक राजमूट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? किस ब्रिटिश शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और चौथी मंजिल को तोड़कर इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक चित्रकला की मधुबन शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? लोक चित्रकला की मधुबन शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बिहार में प्रचलित है। मधुबन शैली बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मिथिला चित्रकला यानी मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानी जाती है। नेपाल के मिथिला राज्य और भारत के बिहार राज्य में प्रचलन में है। पेंटिंग उंगलियों, टहनियों, ब्रश, निब, कलम और माचिस की तीली के साथ की जाती है। यह पेंटिंग, इसमें प्राकृतिक रंजक और रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता ज्यामितीय पैटर्न की आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए पालों के, ऑप्शन बी चोलों के, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों के, ऑप्शन डी पल्लवों के। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है, केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। यह 1500 वर्ष पुराना है और सबरीमाला अध्यापन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? ऑप्शन ए अधिनियम 1919, ऑप्शन बी अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अधिनियम 1935, ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघीय संरचना भारत को दी गई। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम से 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी ओडिशा से, ऑप्शन सी असम से, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
सी पार्ट करेक्ट आंसर असम राज्य से संबंधित है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी पुस्तक। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार प्रसिद्ध भारतीय समाजसेवी, विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले थे। इनके अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं श्वेत कान्याचा असुड, सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न आदि। इन्होंने महिला और दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।